हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पढ़ा और ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ये मैंने आपको बताया था। और ट्रांसफार्मर में जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको भी हमने डिराइव किया। तो उसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो में। और इस ट्रांसफार्मर के वर्किंग से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बच्चों एग्ज़ाम में, और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे ऑपरेट हो सकता है। मीन्स वो डीसी सप्लाई से क्या ट्रांसफार्मर ड्राइव हो सकता है। बात समझ में आया? मतलब ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई से चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप ट्रांसफार्मर पे डीसी सप्लाई दोगे तो क्या होगा। भाई, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे कर रहा था कि फ्लक्स हम चेंज कर रहे थे जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। तो फ्लक्स बच्चों कैसे चेंज हो रहा था, फ्लक्स वेरी कैसे कर रहा था। आप जो सप्लाई दे रहे थे वो वेरिएबल नेचर का था। मीन्स आप एसी सप्लाई दे रहे थे, एसी करंट दे रहे थे, है ना। और उस करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था वो वेरिंग नेचर का था। और जब फ्लक्स वेरिंग नेचर का होगा तो जाहिर सी बात है ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। तो ये पूरा वर्किंग था उसका। जब आप डीसी सप्लाई दोगे ट्रांसफार्मर पे तो होगा क्या, फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा लेकिन वो फ्लक्स वेरिंग नेचर का नहीं होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप डीसी सप्लाई दे रहे हो। तो जब फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, फ्लक्स वेरिंग नेचर का नहीं होगा बच्चों, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही नहीं। तो ट्रांसफार्मर ऑपरेट ही नहीं होगा, उस पर ट्रांसफार्मर कोई एक्शन ही नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो या फिर दूसरे लैंग्वेज में ये कहा जाए कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई के वोल्टेज के लेवल को ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। जब भाई कोई एक्शन ही नहीं कर रहा है तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। तो इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा नहीं इसको। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसफार्मर ऑन डीसी, डीसी पे ऑपरेट किया जाता है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है, या ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसको आप पढ़ लेना इसमें। और इस वाले में भी ये जो नोट्स मैंने दिया है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, इससे भी आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और होती है बच्चों, जब आप डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर पे दोगे तो ट्रांसफार्मर का जो कॉइल होता है वो बर्न होने का चांस उसका ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी तो बर्न भी कर जाता है ना। जहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हो उस साइड में वाइंडिंग बर्न होने का चांस होता है अगर आप डीसी सप्लाई दे रहे हो तो, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे बर्न कर जाता है कॉइल का जो वाइंडिंग है वो कैसे बर्न कर जाता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा बच्चों कि डीसी सप्लाई का ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो गया कि अगर डीसी सप्लाई के वोल्टेज को रेज करना है या उसको लोअर करना है तो आप उसको रेज या लोअर नहीं कर सकते हो। कारण क्या है भाई? कारण ये है कि वोल्टेज लेवल को रेज और लोअर करने वाला डिवाइस कौन होता है? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर डीसी पे काम करता नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये एक डीसी सप्लाई का डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आगे पढ़ते जाएंगे एसी और डीसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो कभी भी हमको हाई वोल्टेज का डीसी चाहिए होता है तो पहले हम क्या करते हैं, एसी लेते हैं, एसी के वोल्टेज को हम राइज करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं हम बच्चों डीसी में। बात समझ में आई? तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से ज़रा समझिए। तो ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हुआ करता था, है ना। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग थी। और बच्चों ये जो वाइंडिंग आप करते हो ये कॉपर मटेरियल का होता है ना भाई। यहाँ जो ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है वो तो आयरन का होता है, और ये जो वाइंडिंग आप कर रहे हैं जो इससे कॉइल 1 कॉइल 2 बना रहे हैं वो कॉपर का होता है। और आपको पता है कि कॉपर मटेरियल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस कॉइल या ये जो कॉपर मटेरियल अपने वाइंडिंग किया हुआ है इसी का जो रेजिस्टेंस है
उसी रेजिस्टेंस को हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। देखिए नाम भी लिखा है वाइंडिंग रेजिस्टेंस, है ना। जिस मटेरियल से आपने वाइंडिंग किया है, जिस मटेरियल से आपने कॉइल बनाया है, वो कुछ रेजिस्टेंस रखेगा अपने पास, भले उसकी वैल्यू बहुत कम होगी लेकिन कुछ वैल्यू होगी। दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसको कैसे शो करोगे भाई? पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफार्मर जब बनाया था तो उसमें ये नहीं बनाया था मैंने, या अगर सिंबल की बात करें तो ये नहीं बनाया था मैंने उसमें। बट प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है इस वाइंडिंग का, तो आप इसके वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को कैसे शो करोगे? तो इसी कॉइल के सीरीज में आप एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, 1 के सीरीज में भी और 2 के सीरीज में भी। इधर वाला कॉइल 1 का हो जाएगा वाइंडिंग रेजिस्टेंस और इधर वाला कॉइल 2 का वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और अगर ट्रांसफार्मर को हम आइडियल कंसीडर करें बच्चों, तो ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बट प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना। और अगर आइडियल होगा तो 0 होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो जो कुछ मैंने बताया इसमें देखिए लिख रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल ट्रांसफार्मर विथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच वाइंडिंग। मतलब ये जो इफेक्ट, ये जो मैंने लाइन लिखा है उसको मैं समझा दे रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा? आइडियल ट्रांसफार्मर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके ये पूरा इसका इफेक्ट शो करेगा। बात समझ रहे हैं ना? यही बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो इफेक्ट है वो किसके इक्विवेलेंट है, कि ये देखिए ना, ये पोर्शन पूरा क्या है? आइडियल है, और इस आइडियल के सीरीज में आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये हो गया R1, यहाँ पे देखिए कॉइल 1 का, R2 कॉइल 2 का, तो ये आप देख लेना। तो ये तो बच्चों वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। अब बारी है लीकेज रिएक्टेंस की। ठीक है, तो इसको ज़रा समझते हैं लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, थोड़ा डायग्राम से आप समझिए। ये देखिए, ये हमने ट्रांसफार्मर बनाया है और यहाँ मैंने कॉइल 1 और कॉइल 2 बनाया है। तो हो क्या रहा था भाई? ट्रांसफार्मर मैंने बताया था कि जब यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो ये सारा फ्लक्स इस कोर से होता हुआ कॉइल 2 में लिंक्ड होगा। ठीक है, और बच्चों ऐसा तभी होगा जब ये जो हमने कोर लिया है इसकी परमिएबिलिटी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। बात समझ रहे हैं ना? जैसे करंट में क्या होता था, ज़रा इसको करंट के एनालॉजी से समझे। सपोज बच्चों अगर 2 रेजिस्टेंस है ऐसे, ठीक है, और यहाँ कोई करंट आ रहा है, ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2, तो करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। सपोज R2 की वैल्यू अगर 0 हो जाए, है ना, R2 की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0, और सारा का सारा करंट इसमें फ्लो कर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा तभी होगा बच्चों जब R2 की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक, या इसकी कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाए बच्चों? इनफाइनाइट हो जाए। बात समझ रहे हैं? या एक केस और कर सकते हो, अगर इसमें करंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो क्या है? इनफाइनाइट है। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों? 0 होगी। तो जाहिर सी बात है इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसी एनालॉजी से मैं आपको ये समझा रहा हूँ लीकेज रिएक्टेंस। यहाँ देखिए ज़रा, तो भाई यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और ये फ्लक्स, सारा का सारा फ्लक्स इस आयरन कोर से होता हुआ कॉइल 2 में जा रहा है। ठीक, और ऐसा बच्चों तभी होगा जब इस कोर का परमिएबिलिटी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। जैसे मैंने उधर बताया था कि कंडक्टिविटी अगर इनफाइनाइट हो तो सारा करंट उसी में चला जाएगा। तो उसी एनालॉजी से आप इसको समझिए कि अगर इस कोर की परमिएबिलिटी इनफाइनाइट है तो सारे के फ्लक्स इसके साथ, इसके थ्रू कॉइल 2 में लिंक्ड हो जाएंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसकी परमिएबिलिटी क्या है? इनफाइनाइट हो। जैसे ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो। बात समझ रहे हैं ना? या एक दूसरे लैंग्वेज में समझे, इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो देखिए, ये जो कोर है इसके सराउंडिंग में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, एयर। एयर क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और इस कोर के सराउंडिंग में है। या अगर एयर नहीं है तो कुछ और भी होगा, कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो आपको पता है कि जो एयर होता है उसकी भी कुछ फाइनाइट परमिएबिलिटी होती है।
ठीक है भाई, बहुत कम होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, बट कुछ ना कुछ तो होती ही है। तो जब फाइनाइट परमिएबिलिटी एयर की होगी बच्चों, तो क्या होगा, कुछ फ्लक्स उसके साथ भी लिंक करेगा, एयर में भी कुछ फ्लक्स जाएगा, है ना भाई। जैसे यहाँ पे क्या था, अगर मान लो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट नहीं है बट बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है भाई, इसके थ्रू कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा, भले ही उसकी वैल्यू बहुत कम होगी लेकिन कुछ ना कुछ तो करंट आएगा ना। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि एयर की परमिएबिलिटी होती है, जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो होती है, तो जाहिर सी बात है कुछ फ्लक्स उसमें जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो फ्लक्स एयर के साथ लिंक कर रहा है या जो एयर में लीक हो रहा है फ्लक्स, दैट फ्लक्स इज नोन एज बच्चों लीकेज फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं हम, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इसको आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, एयर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर कोर के परमिएबिलिटी से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये जो लीकेज फ्लक्स है, इसका इफेक्ट आप कैसे शो करोगे, मीन्स इस लीकेज फ्लक्स को किस इलेक्ट्रिकल सिंबल से डिनोट करोगे। तो मैंने आपको मैग्नेटिक सर्किट वाले वीडियो में, जो सेल्फ इंडक्शन वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स का कहीं इलेक्ट्रिकल सिंबल बनाना है तो आप इंडक्टर बना दीजिए, याद है आपको। तो ये जो फ्लक्स आया है बच्चों, इसके इफेक्ट को आप एक इंडक्टर से शो कर दीजिए और उस इंडक्टर को इस कॉइल के सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए, बात समझ रहे हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे भाई, ये इंडक्टर है और जाहिर सी बात है अगर इंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा, है ना। तो इसका बच्चों रिएक्टेंस इधर देखिए, प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस x1 और सेकेंडरी का x2। बात समझ में आई। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं वाइंडिंग रिएक्टेंस, और ये आता है बच्चों लीकेज फ्लक्स के कारण, या लीकेज रिएक्टेंस भी आप इसको बोल सकते हो, है ना। लीकेज फ्लक्स लीक कर रहा है एयर में। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे देखिए, इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर नॉट ऑल ऑफ द फ्लक्स रिमेन्स विद इन द मैग्नेटिक कोर, अ पोर्शन ऑफ दिस फ्लक्स इज डाइवर्टेड टू द नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सराउंडिंग द वाइंडिंग, फॉर एग्जाम्पल एयर, है ना। फिर देखिए, दिस इज बिकॉज सराउंडिंग मीडियम ऑल्सो हैज़ फाइनाइट परमिएबिलिटी, दिस डाइवर्टेड फ्लक्स आर नोन एज लीकेज फ्लक्स, हाँ। तो वही सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। और ये जो x1 की वैल्यू आई है बच्चों, जो पहला रिएक्टेंस आया है पहले कॉइल का, वो क्या होगा 2πfL1 और इसका आ जाएगा 2πfL2। बात समझ में आई बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड वाइंडिंग रिएक्टेंस। अब अगर आप बात करें आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो अब सोचिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये जो मैंने अभी डिस्कस किया वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस, इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि बच्चों आइडियल में कॉइल जो है उसका रेजिस्टेंस क्या मानेंगे हम, जीरो मानेंगे, ठीक है। और क्या आइडियल ट्रांसफार्मर में ये जो फ्लक्स लीक कर रहा है, क्या वो लीक करेगा, नहीं करेगा भाई। आइडियल के लिए हम कोर की परमिएबिलिटी क्या मानेंगे, इनफाइनाइट मानेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए जो लीकेज रिएक्टेंस होगा बच्चों, वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज आप ये लिखोगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर जीरो। बिल्कुल सही बात है भाई। कोर हैज़ इनफाइनाइट परमिएबिलिटी। बात समझ रहे हैं ना भाई। आइडियल ट्रांसफार्मर के कोर की परमिएबिलिटी हम क्या मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं। और जब आप इनफाइनाइट परमिएबिलिटी मानोगे तो जो लीकेज फ्लक्स होगा, जो लीकेज रिएक्टेंस होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसी बात को देखिए मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, लीकेज फ्लक्स आर जीरो, या आप लिख सकते हो लीकेज रिएक्टेंस आर जीरो, ठीक है। और आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जाहिर सी बात है नो लॉसेज इन आइडियल ट्रांसफार्मर। बात समझ में आई। तो ये बच्चों प्रॉपर्टीज आती है लिखने के लिए आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो ये आप देखिए रटना नहीं है, आपको समझना है। आपको समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है। तो वो अगर आप समझ गए तो आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज अपने आप बना के आप लिख दोगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें आइडियल ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाना हो तो वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये इस तरीके से बनाओगे आप। ये हो गया कोर और ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है।
अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाना हो बच्चों तो क्या करोगे, सबसे पहले तो कॉइल 1, ये आयरन का कोर, और ये कॉइल 2। अब इसके साथ एक रेजिस्टेंस, आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा और रिएक्टेंस बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही इसके साथ भी, और यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। ये बच्चों प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का सिंबल। ये क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर। और ये बच्चों क्या है? प्रैक्टिकल या रियल ट्रांसफार्मर। बात समझ रहे हैं? ये है R1, ये है X1, ये है R2, ये है X2। तो कभी भी आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम या सिंबल बनाना हो तो आप ऐसे बनाओगे। अब देखिए बच्चों, मैंने बताया था कि डीसी पे क्यों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बर्न करने का चांस ज़्यादा हो जाता है ना? बताया था ना मैंने आपको। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको। अगर बच्चों यहाँ पे अगर आप एसी करंट फ्लो करा रहे हो, सपोज आपने सप्लाई दिया, ठीक है, तो करंट फ्लो किया I1, तो इस I1 की वैल्यू बच्चों बताइए तो क्या होगी? I1 की वैल्यू होगी, आपने वोल्टेज अप्लाई किया कितना? V, है ना? और यहाँ जो EMF इंड्यूस्ड होगा बच्चों वो हो जाएगा E। आप इसको V1 कर लो, इसको E1 कर लो, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इम्पीडेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या होगा? V1 माइनस E1 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? Z1। अरे भाई इस तरह का किया है आप लोगों ने एसी सर्किट में। पोटेंशियल डिफरेंस, ये इम्पीडेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V1 माइनस E1, क्योंकि यहाँ पे V1 है, यहाँ पे E1 है, ठीक है? V1 माइनस E1 डिवाइडेड बाई Z1। और Z1 की वैल्यू बच्चों क्या होगी? अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस X1 का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना? और यही अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो ये वाली वैल्यू R1 और X1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो V1 इक्वल टू E1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कोई ड्रॉप नहीं होगा वोल्टेज का, तो V1 इक्वल टू E1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये V1 है, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बताया भी था क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0, रिएक्टेंस 0, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, इसलिए V1 और E1 इक्वल होगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, रियल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये तो था AC के लिए। अगर आप DC सप्लाई दोगे फॉर DC, तो सोचिए DC की फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होती है? 0 होती है। भाई हम लोग कई बार देख चुके हैं DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। तो जब DC की फ्रीक्वेंसी 0 होगी बच्चों, तो X1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो बताइए I1 की वैल्यू क्या होगी? आप रखिए इसमें I1 की वैल्यू V1 माइनस E1 डिवाइडेड बाई, ये 0 रखोगे तो ये हो जाएगा R1। ठीक, अब बच्चों ये था AC के लिए करंट और ये था DC के लिए करंट। आप दोनों करंट को ध्यान से देखिए, विच इज़ ग्रेटर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे X1 ऐड हुआ है, X1 का स्क्वायर, तो ये वाला नीचे वाला टर्म क्या होगा? इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए सिर्फ R1 है, यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर ये टर्म ज़्यादा होगा तो I1 DC क्या होगा? कम, और सॉरी I1 AC कम होगा और I1 DC क्या होगा? ज़्यादा। मीन्स I1 DC ग्रेटर देन I1 AC। बात समझ में आई? इसका मतलब जब आप ट्रांसफार्मर पे DC सप्लाई दोगे बच्चों, तो ठीक है भाई EMF तो इंड्यूस्ड नहीं होगा। यहाँ मैंने EMF लिखा भी है, तो इसको आप 0 कर देना। भाई EMF जब इंड्यूस्ड ही नहीं होगा तो EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देखिए वोल्टेज भी बढ़ गया। मतलब हो क्या रहा है, जब हम DC सप्लाई दे रहे हैं तो EMF नहीं इंड्यूस्ड होगा, ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा DC पे। बात समझ रहे हैं? और ये वाली वैल्यू E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। तो ऊपर का न्यूमरेटर भी बढ़ा, देखिए ना, V1 माइनस E1, और V1 में कौन ग्रेटर होगा? V1 ग्रेटर होगा। V1 भी बढ़ा और R1 घट गया बच्चों। तो इसके वजह से ये जो करंट फ्लो कर रहा है DC के केस में, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू AC करंट के। बात समझ रहे हैं ना? मीन्स ट्रांसफार्मर पे जब आप AC सप्लाई दे रहे हो तो EMF भी इंड्यूस्ड हो रहा है, और ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू भी बहुत कम है। लेकिन जब आप DC अप्लाई कर रहे हो तो ये जो E1 है इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है ना, जिससे ऊपर का टर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा
और दूसरा क्या हो रहा है, इस x1 की वैल्यू 0 होने से नीचे का जो टर्म है, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो घट जा रहा है, जिसकी वजह से डीसी करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सोचिए अगर करंट वाइंडिंग में ज़्यादा हो गया तो हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होगा। भाई अगर बात करें हीट डिसिपेशन की, तो यहाँ हीट डिसिपेशन कितना होगा, I1² इंटू R1। तो जब I1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी बच्चों, तो हीट डिसिपेट बहुत ज़्यादा होगा। और जब हीट डिसिपेट होगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है, जो वाइंडिंग है, वो बर्न होने का चांस रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए कभी कभार डीसी सप्लाई देने से ट्रांसफार्मर बर्न भी कर जाता है, उसका जो प्राइमरी साइड है वो बर्न कर जाता है। तो उसका रीज़न बच्चों मैंने आपको समझा दिया। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना आप कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका।